चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, भव्य तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बाहर भी, ये सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है, ये चुनावी अखाड़ा। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान और हां, देखिए चुनावी अखाड़ा बहुत जरूरी है आपके लिए। आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। और यूपी विधानसभा चुनाव दिन पर दिन रोचक होता चला जा रहा है। अगर बात करें कानपुर के भोगनीपुर विधानसभा की, तो यहां पर भी मामला काफी रोचक हो गया। जहां पिछले काफी समय से सीट में की बात अगर करें तो राष्ट्रपति का खास जुड़ाव भी रहा है। हालांकि यहां की जनता का मिजाज हर बार एक जैसा ही रहा, लेकिन वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा ने पहली जीत दर्ज की थी। और कानपुर देहात का अगर सबसे समृद्ध क्षेत्र कहें तो भोगनीपुर विधानसभा है। यहाँ की पुखराया बाजार बड़ी है। जिले भर के अलावा आसपास से भी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर सिद्धपीठ मां मुक्तेश्वरी मंदिर भी है। भोगनीपुर सीट पर राजनीति भी बेहद खास है, तो इस क्षेत्र से राष्ट्रपति महामहिम का खास जुड़ाव भी है। यहाँ जनता ने एक बार को छोड़ हमेशा नए लोगों को मौका दिया है। इस बार नए चेहरे मैदान में है। आइए देखते हैं क्यों अहम है भोगनीपुर सीट। परसीमन में एक बार सुरक्षित व 2 बार सामान्य सीट भले बदली, लेकिन यहां की जनता का मिजाज हमेशा एक सा रहा। जिसे विधायक बनाकर भेजा उसे कभी दोबारा मौका नहीं दिया। 2017 के चुनाव में भाजपा के विनोद कटियार यहां से पहली बार जीते। भाजपा का आजादी के बाद से पहली बार खाता यहां खुला था, लेकिन इस बार टिकट ना मिलने से विनोद मैदान से बाहर हैं। 1952 में यह सीट भोगनीपुर कम डेरापुर के नाम से जानी जाती थी। तब यहां पर कांग्रेस के राम स्वरूप गुप्ता जीते। अगले चुनाव में वे हार गए और जनता ने यहां निर्दलीय राम स्वरूप वर्मा को जीत दिलाई। अगले चुनावी वर्ष में फिर नए चेहरे ने जीत दर्ज की। इसके बाद सीट सामान्य से सुरक्षित घोषित हो गई। 1967 में चुनाव हुए तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लाल के हाथ बाजी लगी थी। इसके बाद कांग्रेस के ज्वाला प्रसाद, भारतीय क्रांति दल के केसरी लाल, जनता पार्टी के मौजीलाल जीते। राम मंदिर आंदोलन की लहर में भी भाजपा यहां सफलता पाने को तरसती रही। तब 1989 और 1991 में जनता दल से प्यारेलाल लगातार जीते थे। परिसीमन में वर्ष 2012 में सीट फिर से सामान्य हुई तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह के साथी रहे योगेंद्र पाल ने यहां सपा से जीत दर्ज की। इस बार चुनाव में भी यहां जो जीतेगा वो नया चेहरा ही होगा। भाजपा के सत्य प्रकाश संघवार को पार्टी ने 3 बार टिकट दिया, लेकिन एक बार भी जीत नसीब नहीं हुई। वर्ष 1991, 93 और 1996 में वे भाजपा प्रत्याशी थे। भाजपा के दिग्गज नेता कल्याण सिंह भी प्रचार के लिए यहां आए थे। खुद हेलीकॉप्टर में सत्य प्रकाश को बैठा कर ले गए और 2 जगह जनसभा की, लेकिन जीत नहीं मिली थी। इस बार यहां से भाजपा ने पूर्व सांसद राकेश सचान को मैदान में उतारा है। वे पहली बार यहां से किस्मत आजमाएंगे। सपा ने विधायक रहे योगेंद्र पाल के बेटे नरेंद्र पाल मनु को मौका दिया है। बसपा से जुनैद खान व कांग्रेस ने अपने जिला महासचिव गोविंद निषाद को टिकट दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में यहां चुनाव लड़ने को भाजपा से रामनाथ कोविंद आए। सरल स्वभाव के रामनाथ कोविंद ने सब कुछ कार्यकर्ताओं के हवाले कर दिया था। वो पुखराया में डॉक्टर जय गोयल की क्लिनिक के ऊपर कमरे में ही चुनाव की रणनीति बनाते और वहीं खाना खाते थे। इस बार भोगनीपुर में बीजेपी रिपीट कर सकती है या फिर पुरानी परंपरा यानी गैर भाजपा प्रत्याशी की जीत का सिलसिला चलता है।
ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इस बार का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी भोगनीपुर सीट पर हम आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राम दीक्षित भी जुड़ेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 entertainment only on Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की भोगनीपुर सीट की, जहां पर एक बार जिसको मौका मिलता है दोबारा वो रिपीट नहीं करता है। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ हमारे संवाददाता राम दीक्षित भी जुड़ गए हैं। राम, अगर इस सीट की बात करें तो खासी चर्चा में रहती है, एक बार जिसे मौका मिला वो दोबारा जीत दर्ज नहीं करता। अगर बीजेपी की बात करें तो इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी भी बदल दिया है। कितनी चुनौतियां इस बार बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जैसे कि भोगनीपुर विधानसभा है जो कानपुर देहात में अहम महत्व रखती है, और जहां पर अगर चुनावी समीकरण की जो बात करें, जिस प्रकार से बीजेपी ने एक अपने प्रत्याशियों को टिकट काट के एक नया प्रत्याशी भेजा है जो बाहर का प्रत्याशी बताया जा रहा है। लोग यहाँ की जनता, जहां तक बात की जाए, अभी तक का जो इतिहास उठाया जाए, कभी भी किसी भी पार्टी ने यहाँ पर दोबारा जीत हासिल नहीं की है, रिपीट नहीं कर पाई है कोई भी पार्टी, चाहे वो सपा रही हो, बसपा रही हो, जनता दल, जो भी। आज 70 साल हो गए आजादी के, यहाँ पे विधानसभा का एक इतिहास है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी रिपीट नहीं कर पाई है, सत्ता में दोबारा लौट नहीं पाई है। लेकिन बीजेपी इस बार पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और चुनावी समीकरण निकाल के उसी तरीके से सामने राकेश शशांक को उतार दिया है। बीजेपी ने टिकट दिया है। राकेश शशांक कांग्रेस में कुछ दिन पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, इसके बाद उन्होंने यहाँ पर टिकट मिला और वो चुनावी जो रैलियां हैं, चुनावी जनसभाएं हैं, चुनावी जनसंपर्क अपने साधने लगे हैं और काम चालू कर दिया है उन्होंने। लेकिन अगर जो विरोध था जनता का, जैसा कि पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से एक यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई गई थी, जो विनोद कटियार का विरोध दिखाया जा रहा था, विनोद कटियार के जनता के दिल में जो विरोध था, अब वो शायद कुछ हद तक कम होने को दिख रहा होगा। लेकिन अब जनता की जो बात है, जनता के जो आंकड़े हैं, जनता के जो मत है, वो तो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सपा के प्रत्याशी है, उन्होंने पूरी तरीके से कमर कस रखी है। उनका भी कहना है कि पूरी तरीके से वो जीत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो जनता है, लगभग यहाँ की आबादी 4 लाख बताई जाती है। 4 लाख आबादी है, जिसमें यादव और मुस्लिम बिरादरी
ज्यादा बताई जाती है। शान कटियार जो भी बिरादरी है जिनके तहत बीजेपी ने अपना एक प्रत्याशी भेजा है जिनको लुभाने के लिए, इसके लिए उन्होंने अपना जो प्रत्याशी भेजा है उसके लिए राकेश शशांक का चेहरा सामने लाया था। ऐसे ही चलते विनोद कटियार को लाया गया था, लेकिन विनोद कटियार का ऐसा कोई, विनोद कटियार ने ना जनसंपर्क किए थे उस समय, ना कोई वो था मोदी की लहर का वो जादू था जिस समय उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन पहली बार जो है 2017 जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया विनोद कटियार से जो जनता है खासी नाराज है, आखिर वो नाराजगी की वजह क्या है? क्या वो पार्टी से नाराज है या फिर विनोद कटियार से नाराज है? विनोद कटियार पे आए दिन लगातार पक्षपात के आरोप लगते थे। पक्षपात कार्रवाई जो वो आए दिन को लेके अपने कार्यकर्ताओं को लेके पक्षपात कर देते थे, जिस तरीके से वो कई उनके ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें वो उन्होंने खनन, एक बार खनन को लेके उनका वीडियो सामने आया था, खनन वो करवा रहे थे और इसके लिए एक बार एक दरोगा का वीडियो एक सामने आया था दरोगा से, जिससे वो दरोगा कह रहे थे घंटों में वर्दी उतरवा देंगे। ऐसे कई उनके ऐसे कारनामे थे जिनको चलते वो आए दिन विवादों में रहते थे और कई ऐसे मामले थे जिनको लेकर बिल्कुल। अब फिलहाल बात होगी कि विनोद कटियार को हटाकर राकेश सचान पर जो दांव लगाया बीजेपी ने, ये कितना कारगर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। तो भोगनीपुर विधानसभा सीट का जो सियासी समीकरण है, एक मिथक है कि जो एक बार जीतता है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। क्या इस बार ये मिथक टूटेगा? देखने वाली बात होगी। और अब बात करेंगे, आपको सुनाते हैं राजधानी लखनऊ के निवासियों की बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही। बजट पहले से राहत मिली है कि टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाया गया है, जो हमें जो जरूरत थी कि टैक्स स्लैब ना बढ़े। दूसरी चीज़, किसानों को राहत मिली है, एनपीएस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है सरकार ने, जो कि एक एम्प्लॉय जो नौकरी करता है उसको बहुत उससे लाभ मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ जैसे चमड़ा सस्ता हुआ है, किसानों की चीज़ें सामग्री जो है वो सब सस्ती हुई हैं, तो इससे बहुत सारा देश को, युवाओं को और जो जनता है उन सबको लाभ मिलेगा उससे। अब टैक्स स्लैब हम लोगों के लिए तो कुछ खास बेनिफिट हम लोगों को मिला नहीं है। बाकी सर्विस सेक्टर को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए कोशिश करी है, लेकिन अभी तो मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में भी हम लोगों को थोड़ा और बेनिफिट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी कोई इंटरेस्ट से सब्सिडी है ऐसा कुछ हम लोगों को तो नहीं, हम लोगों के तो बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, बजट बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो हम लोगों को उम्मीदें थी उस तरीके की उम्मीदों से निराश किया है इन्होंने। बढ़िया है। और थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो हम लोगों को उम्मीदें थी उस तरीके की उम्मीदों से निराश किया है इन्होंने। बस। किस प्रकार की उम्मीदें थी आपको? कुछ और उम्मीद थी, जो 5 लाख रुपए का हम लोगों का टैक्स का टीडी वो 60 साल के अंदर वालों का हो रहा था, अभी 2.5 लाख रुपए था, उसमें और कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद हम लोग लगाए रखे थे, उस हिसाब से निराश किया है। हाँ, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ट्रेनें और आएंगी तो और भी सुविधाएं होंगी और क्रिप्टो करेंसी भी आनी चाहिए। अन्य विदेशों में क्रिप्टो करेंसी चल रही है, यहाँ पर भी होना चाहिए, अच्छा है। कोविड की वजह से थोड़ा सा इश्यूज आ रहे थे, लोगों का इनकम भी बंद थी और ज्वेलरी रेट्स वगैरह काफ़ी हाई चल रहे थे, मार्केट रेट। बट इस वक्त क्या है कि रेट्स कम किए गए हैं और कई सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, और भी चीज़ें हैं जैसे घरेलू सामान, जो भी हम इम्पोर्टेड आइटम जो आता है, लेदर गुड्स जो आते हैं, तो कई चीज़ें सस्ती की गई हैं, मोबाइल सस्ते किए गए हैं। बहुत मतलब बजट सही रहा है, बट इनकम टैक्स में कोई राहत तो दी नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा ही है, तो इट्स फाइन, ठीक है। तो हम घरेलू सामान को आप किस तरीके से देखती हैं? घरेलू सामान मतलब जो बाहर से गुड्स आते हैं उस पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है, तो वो हमें लगता है कि कुछ कई आइटम ऐसा भी रहते हैं जो हम लोग बाहर से, अब्रॉड से इंडिया आते हैं, मतलब जो घर में डेली यूज़ होता है, तो कस्टम ड्यूटी कम की गई है, तो किसी हद तक वो हमारे घर तक भी थोड़ा सा हमको राहत मिलेगी, कमी आएगी उसकी। किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसान नाराज थे, तमाम प्रदर्शन भी कर रहे थे। वो प्रदर्शन विरोधियों का काम है, हमारी सरकार का काम नहीं। जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुशियों से भरेंगे लाखों भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार। आर्थिक मदद से खुलेंगे किस्मत के द्वार। सभी के न्याय के लिए प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार। कृषकों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गौपालकों के लिए गोधन न्याय योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूरों एवं भूमिहीन परिवारों के उद्धार के लिए संकल्पित भूपेश सरकार की तीसरी बड़ी पहल है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसके तहत लगभग 3.5 लाख परिवारों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। हितग्राही परिवारों को होगा लगभग 212 करोड़ का भुगतान। ये रकम उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगी, जिससे मनरेगा, कृषि मजदूरी और चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पारंपरिक कार्यों से जुड़े लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। एकर अच्छा का होगा कि हमारे अकाउंट में 6,000 रुपया भूपेश सरकार हाथ देवत है और ककरो मेरा हाथ फैलाए की जरूरत नहीं है। हमारे सरकार हमारे मन के खाता में देवत है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना राज्य सरकार की अद्भुत पहल है। इस तरह की योजना देश के अन्य राज्यों में कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉडल है बेमिसाल। जब लोगों की जेब में राशि जाती है तो इसे राज्य में तरक्की को रफ्तार मिलती है, बेरोजगारी कम होती है और समृद्धि बढ़ती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-2022 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सेवा, जतन, सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा और जाते जाते चुनावी अखाड़ा में आपको छोड़ जाते हैं। आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उन बड़े बड़े नेताओं ने कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए, तो सुनते हैं आज के बयान बहादुरों को। नहीं, देखिए, इस बार ब्राह्मण समाज 5 साल में इतना उत्पीड़न का शिकार हुआ है कि वो अपना मन समाजवादी पार्टी की तरफ बना लिया है। और इसीलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके चेहरे पे शिकन है। और आपने देखा होगा 16-17 दिसंबर की बात है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी ब्राह्मण नेताओं को बुलाया था और इस बात पे चिंता जाहिर की थी कि भाई तुम लोग जाओ और सब लोग जाकर ब्राह्मणों को मनाने का काम करो। और उन्होंने ब्राह्मणों को एक ब्राह्मण न मान के एक तरह से उन्होंने मान लिया कि वो भेड़ और बकरी इस तरह से इकट्ठा कर लो। तो जब मर्जी आई तब इस्तेमाल किया, जब मर्जी आई तो फेंक दिया। तो अब ब्राह्मण समाज इस बात को समझ गया है और वो आज निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है और समाजवादी पार्टी को करने का काम करेगा। एक भ्रम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी थी। कहीं पुलवामा पैदा कर दिया, कहीं इस्लामाबाद पैदा कर दिया, कहीं कुछ और। तो अब ब्राह्मण समाज जान गया है कि जितनी घटनाएं हैं केवल वोट के लिए हैं, राजनीति के लिए हैं। तो अब ये जान चुका है, इसलिए अब उनके भुलावे में आने वाला नहीं है। और पूर्वांचल की मैंने अधिकतम सीटें समाजवादी पार्टी आज जीतने जा रही है। गोरखपुर की 9 के 9 सीटें समाजवादी पार्टी आज जीत दर्ज कराने जा रही है। श्री अखिलेश यादव जी बहुत बौखलाए घबराए हुए। 2 महीने पहले के आप उनके कोई भी इंटरव्यू को देखिए तो कहते थे हम 400 सीटें जीत रहे हैं। अब उनसे पूछिए तो अब 400 नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 400 का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जनता ने 40 की सीमा पर ला करके समेट दिया है। और कल उन्होंने करहाल से नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी भारत सरकार में हमारे जो कानून मंत्री हैं श्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी को प्रत्याशी बनाया है। तो अब करहाल ही नहीं, मैनपुरी की 4 सीटों में भाजपा का कमल खिल रहा है, क्योंकि मैनपुरी जनपद को ये कहते थे सपा का गढ़ है। मैं नहीं मानता सपा का गढ़ है।
अगर इनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया नहीं होते तो वो सपा का गढ़ कभी नहीं हो सकता था। और 2022 के विधानसभा चुनाव में अब मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, जिसमें जसवंत नगर विधानसभा भी है, वह भाजपा का किला बनकर के तैयार होगा, जहां कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। इस बार तो चाचा भी हारेंगे और भतीजा भी हारेंगे, बाकी तीनों सीटें तो हम जीत ही रहे। लेकिन उनको अभी भी थोड़ा ये लगता है कि सारे गुंडे तो मेरे पास हैं, सारे अपराधी मेरे पास हैं, सारे दंगाई मेरे पास हैं, सारे भ्रष्टाचारी मेरे पास हैं, ऐसा सोचते हैं। तो इसके कारण से उनको लगता है इनके बल पर मैं चुनाव में कहीं टिक जाऊंगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी से बाहर निकल चुका है, अपराध से बाहर निकल चुका है, दंगों से बाहर निकल चुका है, भ्रष्टाचार से बाहर निकल चुका है। अब श्री अखिलेश यादव जी की यह दुकान में ताला लगना पक्का है, साइकिल पंचर होनी पक्की। कि सड़क पे विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पिछले कई महीनों से, सालों से निभा रही है, इसको हर कोई स्वीकार करता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि वोट में ट्रांसलेट होगा कि नहीं होगा, ये तो जनता पे निर्भर करता है ना। हमारे लिए चुनाव भी संघर्ष का जो है एक जो है जरिया, एक प्लेटफॉर्म है। हम अपनी बात जिनको लेकर के हम लड़े हैं कि जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष किए हैं, और जो उस परिवार के लोग हैं उनको प्रत्याशी बनाना, 40% महिलाओं को टिकट देना, भर्ती विधान लेकर के आना, नौजवानों के लिए घोषणा पत्र तैयार करना, विद्यार्थियों के लिए और समाज के अलग अलग तबके के लिए। तो हमारी कोशिश है कि जिस सवालों को लेकर के हम लड़ रहे थे, उन्हीं सवालों को लेकर के हम चुनाव में भी जनता से उनका आशीर्वाद मांगेंगे। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो फिर हम उसको लागू करके दिखाएंगे। देखिए, एक बात तो ये है ना कि इनको शायद लगता होगा कि एक कहावत है ना कि मरे घोड़े को चाबुक मारते हैं कुछ लोग, ये सोच करके कि जो है ये मुद्दा दौड़ जाए। तो जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे प्रयास वो करते रहते हैं। एक प्रयास इन्होंने और भी किया, लेकिन मेरा उससे क्या नुकसान होगा। मैं तो कहता हूं कि आप किसी भी नज़रिए से देखें तो उसमें मेरा कोई नुकसान है नहीं। अगर अपने पहचान के आधार पर वो देखें तो आपने अपने शहर के संस्कार को बदनाम किया, मेरा क्या लिया। जहाँ दुनिया भर में आपकी तहजीब मशहूर है, पहले आप उस तहजीब को आप खुद खराब कर रहे हैं। परमात्मा दी पार कृपा सदका श्री चमकौर साहब दी धरती सीधा से एक विरोधी कह रहे हैं, चाहे सुखबीर बादल हो या चाहे केजरीवाल हो, कि चन्नी साहब लगता है डर गए, इसलिए 2 सीटों से लड़ रहे हैं। कोई जवाब है? दूसरा, आपकी बड़ा बहुत कह रहे थे कि जी मालवे में हमारी बड़ी पड़त है, जो सबसे कमजोर सीट मानी जा रही थी, जहां 50 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी, एक बार जीती है बस, वहां भी मैं गया हूं और पूरा मालवा एक तरफ हो गया है। और आने वाले दिनों में केजरीवाल सिद्धू साहब